चलो ध्यान देते हैं इधर। कल हम लोग पढ़ रहे थे HNO3 का ऑक्सीकारक गुण, जो हमने कहा इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है। जो भी HNO3 की अभिक्रियाएं बनती हैं इसी चैप्टर से बनती हैं। एक हमने कार्बन का बताया, क्योंकि ध्यान देना जब भी HNO3 अधातुओं से क्रिया करेगा तो अधातुओं को पहले उनके ऑक्साइड में बदलेगा, फिर उनके अम्ल में बदल देगा, समझ गए। लेकिन जो कार्बन है, कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वो लगभग उदासीन प्रकृति का होता है, अर्थात जल से जल्दी क्रिया नहीं करता। CO2 जल में जल्दी नहीं घुलती है, इसीलिए वहां पे CO2 का अम्ल हमने बनता हुआ नहीं दिखाया था। लेकिन बाद के जो है, जैसे 3 हमने घर से दिया था, सल्फर, फास्फोरस और कौन, आयोडीन, इनकी प्रकृति जो होती है अम्ल बनाने की होती है। जैसे सल्फर का ऑक्साइड है, उसको जैसे ही जल मिलेगा तुरंत ही वो अम्ल बना लेगा, अर्थात H2SO4, समझ गए। तो अब देखो यहाँ पे होने क्या वाला है, दूसरा नंबर मतलब लिखेंगे HNO3 की किससे क्रिया, किससे क्रिया जी, सल्फर से। अब बात ना करो, शांति से देखो, इधर उधर ना करो तुम लोग। अब देखो HNO3 की सल्फर से क्रिया कराना है। सवाल ऐसे ही तुमसे पूछेगा क्या होता है जब HNO3 की क्रिया सल्फर से होती है। चलो देखो इधर, HNO3 की सल्फर से क्रिया पूछेगा तो HNO3 ऑक्सीकारक है, सल्फर अधातु है, तो तुरंत तुम्हें पता होना चाहिए कि HNO3 की अधातु से क्रिया किस प्रकार से होगी। किस प्रकार से होगी, HNO3 इस अधातु का ऑक्सीकरण करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण के लिए पहले HNO3 की क्रिया तो पता होनी चाहिए तुम्हें। अब HNO3 की क्रिया क्या पढ़े थे हम लोग, ये कॉमन रहेगी सब में। क्या बनाएगा, NO2 बनाता है, H2O बनाता है, और यहां से नवजात ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन परमाणु देता है, जो जाएगा दी गई अधातु के पास, उसका ऑक्सीकरण करेगा। समझ गए ना। नहीं कोई मिला उसको तो अपने ही जुड़ के क्या बना लेगा, O2 बना लेगा, कभी अकेले रहेगा नहीं। तो होता है यहाँ पे सल्फर मिल गया, इसलिए अपने में नहीं जुड़ता है, चला आता है सल्फर के पास। तो सल्फर जब इससे जुड़ता है ना तो सल्फर का ट्राई ऑक्साइड बनता है, SO3। क्या बनता है, SO3। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का क्यों दिख रहा है, 3, तो यहाँ भी कितना ऑक्सीजन करना होगा, 3 ऑक्सीजन। नीचे नहीं लगा सकते हो क्योंकि ऑक्सीजन अकेला है, सामने लगाओगे, 3 ऑक्सीजन तुमने लगा दिया। अब इन दोनों को जोड़ने की आवश्यकता हुई, और जब जोड़ोगे तो हमने कहा था ऑक्सीजन बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु कभी स्वतंत्र नहीं रहता है। तो अगर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन परमाणु है तो ऊपर भी 3 ऑक्सीजन परमाणु होगा, तभी तो हमको मिल पाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 बनेगा तभी तो 3 मिलेगा यहाँ पे। इसीलिए अब यहाँ पे केवल ऐसा थोड़ी नहीं कि अकेले 3 कर दें, अगर उसको अकेले 3 कर दिए तब तो बाकी बिगड़ गए, दिख रहा है, क्योंकि इधर 3 ही ऑक्सीजन है और इधर 2, 1, 3, 3, 6 ऑक्सीजन हो गए, दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको 3 ऑक्सीजन चाहिए तो हम पूरे समीकरण में ही 3 से गुणा कर देते हैं, पूरे समीकरण में ही 3 से। क्यों 3 से गुणा किया गया, इस ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करने के लिए। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 ही है, तो इसको 3 करने के लिए 3 का गुणा करना पड़ा। जैसे तुम लोगों ने 10 में पढ़ा था ये समीकरणों को हल करने की विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में हम चाहे x को बराबर करते थे चाहे y को बराबर करते थे, लेकिन क्या ऐसा होता था कि हम x को बराबर करते समय खाली गुणा x में करते थे। अभी मान लो यहाँ पे एक समीकरण था x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण था 2x प्लस 3y बराबर 7, और हमने कहा कि हम x को बराबर करना चाहते हैं, तो क्या x को बराबर करने के लिए 2 का गुणा खाली इसी में करते थे, नहीं, पूरे समीकरण में करते थे ना। 2 का गुणा यहाँ भी, 2 का गुणा यहाँ भी, 2 का गुणा यहाँ भी, या तो फाइनली हम उसको लिख देते थे इस प्रकार से कि x प्लस वाई बराबर 5 और इसमें गुणा कितने का, 2 का। ऐसा करते नहीं करते, तो बस वही चीज यहाँ पे करना है। ये जो तीर दिख रही है समझ लो एक प्रकार से बराबर ही है, और बराबर के दोनों साइड में जब समान चिन्ह वाले होते हैं तो दोनों कट जाते हैं, अर्थात इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है। तो अगर इधर 3 का गुणा करा दे, 3 ऑक्सीजन इधर हो जाएगा और 3 ऑक्सीजन इधर भी है, तो 3 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऑक्सीजन समाप्त हो जाएगा, जो हमें समाप्त भी करना है। तो
तो हमने 3 का गुणा कर लिया है, अब इनको जोड़ते हैं। जोड़ना शुरू करोगे, 3 का गुणा HNO3 में भी हो रहा है, कितना हो गया? 1 मिनट, ये चीज छोड़ रहे हैं यहाँ पे। जो SO3 होता है, SO3 की जल से क्रिया करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। SO3 को जल थोड़ा सा भी अगर मिल गया तो तुरंत ही वो क्या बना लेगा? H2SO4 बना लेगा, खनिज अम्ल, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल या तेजाब कहेंगे। ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पे ऊपर के रिएक्शन में H2O बना है कि नहीं बना है? बना है ना? तो SO3 तुरंत ही इस H2O से क्रिया कर लेगा। अगर एक लाइन तुम बचना चाहते थे तो प्लस H2O यहीं लिख के डायरेक्ट हम H2SO4 बना दिए होते, लेकिन वो समझ में नहीं आता। हमें तो देखना है कि पहले उसका ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है। सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है, देखो इधर, सल्फर का ऑक्सीकरण पता चला SO3 में हो रहा है, और SO3 की जल से क्रिया करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। क्योंकि अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, जो जल में घुलकर क्या बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं? अम्ल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो अधातु का ऑक्साइड कहीं भी मिला, जल से क्रिया करा के अम्ल उसका तुम बना सकते हो। तो ये तो प्रबल अम्ल बनाते हैं, इसलिए इनकी अम्ल बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। इसलिए जैसे ही इनको जल मिला, तुरंत ही जल से क्रिया करके क्या बना लेते हैं? अम्ल बना लेते हैं, अर्थात क्या? H2SO4। तो क्या फाइनली हमको SO3 मिला? अंत में जाके हमको SO3 मिला? नहीं, हमको अंत में क्या मिलने वाला है? H2SO4। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण से तो पहले SO3 ही बना था, परंतु जो SO3 था उसने किससे क्रिया कर लिया? जल से क्रिया कर लिया और अपना अम्ल बना लिया। यही बाकी की दोनों धातुओं के साथ भी होगा। फास्फोरस आएगा, वो भी अपना ऑक्साइड बनाएगा, और जैसे ही ऑक्साइड बनेगा तुरंत जल से क्रिया करके क्या बना लेगा? अपना अम्ल बना लेगा, फास्फोरस भी। आयोडीन आएगा, आयोडीन भी क्रिया करके अपना ऑक्साइड बनाएगा, उसका ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्या बना लेगा? अम्ल बना लेगा। क्यों? क्योंकि तीन के तीनों अधातु है। क्या है? अधातु, और उनकी अम्ल बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। जबकि कार्बन की ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की अम्ल बनाने की प्रवृत्ति प्रबल नहीं होती है, इसलिए कार्बन की क्रिया दूसरी लाइन पर ही रुक गई। हो गया ना? तो कार्बन को छोड़कर जितनी भी अधातुएं हैं, सबकी क्रिया 3 लाइन तक जाएगी, याद रखे रहना। तो अब देखो हो गया, होगा क्या होगा? इसको जोड़ते हैं। अब जोड़ना है तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट गया, इधर SO3 एक तो था, इधर भी एक SO3, ये भी कट गया। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो 3 H2O है ना? कौन सा ऊपर वाला? ये यहाँ पे संतुलित नहीं था। अच्छा, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ 2 और यहाँ भी। ठीक है, हो तो गया। अब देखो SO3 भी कट जाएगा, ऑक्सीजन भी कट जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 3 गुणा जब H2O होगा तो 3 H2O इधर है, और कितना H2O इधर है? 1 H2O। इधर एक ही है, गुणा नहीं हुआ है किसी का, दिख रहा है? तो 3 इस साइड में है, 1 इस साइड में है, तो जुड़ेगा घटेगा? घटेगा ना? तो जिधर बड़ा होता है उधर की साइड ही रखेंगे। तो 3 H2O इधर है, उसमें से 1 H2O घटा देना, तो कितना बचेगा? 2 H2O बचेगा। जैसा समीकरण में जोड़ते घटाते हो वैसा ही तुम इसमें कर सकते हो, लेकिन समीकरण में क्या होता है कि हम माइनस की साइड में भी लेके चले आते हैं, अर्थात हमारा माइनस में भी बच जाता है। लेकिन रिएक्शन लिखते समय सीधी सी बात याद रखना, कभी भी माइनस नहीं लिखना है तुम। रिएक्शन में ऐसा नहीं करना कि 3 H2O इस साइड में है, उसको पकड़ के इधर लाएं तो माइनस 2 H2O कर दें, ऐसा कभी मत करना। रिएक्शन में हमेशा प्लस लिखा जाता है, क्योंकि उसमें इक्वेशन थोड़ी है कि जोड़ लिया जाए घटा लिया, संख्या नहीं जोड़ लेंगे घटा लेंगे, वो मात्रा है। मात्रा उत्पाद में मिलेगी, अभिकारक में मिलेगी, उससे हमसे मतलब नहीं है। हुआ क्या यहाँ पे, जो HNO3 के ऑक्सीकारक अभिक्रिया से बनने वाला H2O था, उसी का प्रयोग तो SO3 ने किया है। तो उसने 3 अणु H2O बनाया, उस 3 में से 1 का प्रयोग किसने कर लिया? SO3 ने कर लिया। तो फिर भी उसके पास कितने बचे रह गए? 2 बचे रहे, तो वही तो 2 हमको मिलेगा ना। और जो मिलेगा वो अभिकारक होगा कि उत्पाद होगा? जो मिलेगा वो उत्पाद होगा। तो उसको किस साइड में लिखा जाएगा? उत्पाद की साइड में लिखा जाएगा, याद रखे रहना इस बात को। अब क्या हुआ यहाँ पे, गुणा करेंगे 2 तिहाई,
6HNO3 हो जाएगा, और सल्फर बचा हुआ है, SO3 कट चुका है, ऑक्सीजन कट चुका है, और ये H2O घट चुका है, कट नहीं चुका, घट चुका है, ध्यान दिया। अब तीर के बाद चलते हैं, ये 2NO2 लिख दिया जाए, नहीं 6NO2 ये भी हो जाएगा, और उसके बाद देखो H2O 3 होना चाहिए था, लेकिन ये घट चुका है ना, क्योंकि इसी के एक H2O का प्रयोग किसने किया था, SO3 ने, तो इसके पास कितना बचेगा, 2 H2O ही बचेगा, और SO3 तो पहले ही कट गया क्योंकि इसका प्रयोग इधर हो गया है, बचा क्या एक्स्ट्रा, H2SO4। तो अब यहाँ से सवाल बना कि जो HNO3 है सल्फर को किस में बदलता है, SO3 में बदलता है कि H2SO4 में बदलता है, H2SO4 में बदलता है। क्यों? क्योंकि जिस SO3 में उसने बदला था उस SO3 ने इसके ही जल का प्रयोग करके क्या बना लिया, H2SO4, इसलिए अंत में हमको क्या मिलने वाला है, सल्फर से H2SO4 मिलने वाला है। दिखाई दे रहा है? तो लिख सकते हो इसको, सवाल तुमसे सीधे पूछा जाएगा कि क्या होता है जब HNO3 की क्रिया सल्फर से कराते हैं। अब सल्फर से कराते हैं तो कैसे होता है इसको लिख सकते हो तुम, या तो नीचे वाला रट लो या तो ऊपर पूरा विस्तार से पढ़ लो इसको, ठीक है, नोट करो। अगला नंबर देखो, HNO3 की फास्फोरस से क्रिया। तो अब यहाँ पे फास्फोरस आएगा, देखो फास्फोरस जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो फास्फोरस दो प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, एक P2O3 और एक P2O5, ठीक है ना। तो P2O4 इसका ज्यादा अस्थायी नहीं होता है, दो चीजें इसकी ज्यादा अस्थायी हैं, लेकिन इसमें भी 3 और 5, क्योंकि फास्फोरस के बाहरी कोश में रिक्त d ऑर्बिटल होता है, इसलिए फास्फोरस का 5 बंध बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। निष्कर्ष, जो प्रबल प्रवृत्ति है वही सामान्य रूप से बनेगा, ये चर्चा भी किए थे हम वहां पे। इसलिए साधारण रूप से फास्फोरस हमेशा कौन सा ऑक्साइड बनाएगा, P2O5 बनाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, P2O5। अब आएगा P2O5 किससे क्रिया करने के लिए जी, जल से क्रिया करने के लिए, तो अपना अम्ल बनाएगा। अभी देखो P2O3 बना होता तो इससे बनता है अम्ल H3PO3, और P2O5 है तो इससे अम्ल बनता है H3PO4। जैसे SO2 और SO3 सल्फर के दो ऑक्साइड है, SO2 जो होता है H2SO3 बनाता है, और SO3 जो होता है क्या बनाता है, H2SO4। तो साधारण रूप से अम्ल H2SO4 ही बनता है ना, इसलिए सल्फर का ऑक्साइड SO3 लेते हैं। अब यहाँ पे साधारण रूप से फास्फोरस का कौन सा ऑक्साइड बनता है, P2O5, इसलिए उसकी जल से क्रिया से कौन सा अम्ल बनने वाला है, H3PO4 बनेगा। तो यहाँ पे तीर के बाद क्या बनाना है हमको, H3PO4। संतुलन में लाने के लिए अगर मान लो यहाँ पे हमने 2 कर दिए ना, तो 2 चौका 8 हो गया, 5 ही हुआ, इधर 3 कर दे, ठीक है, हो गया है, हो जाएगा। लेकिन बीच वाला भी नहीं संतुलित है, फास्फोरस को 2 करने के लिए सामने 2 कर दो और कितना ऑक्सीजन कर दो, 5। तो इस बार गुणा कितने का करना होगा, 5 का गुणा करेंगे। P2O5 तो अभी भी संतुलित है, एक इधर, इसमें भी गुणा नहीं कराना है, तो जोड़ के लिख सकते हो। यहाँ पे इसकी जगह होगा फास्फोरस और इसकी जगह क्या होगा, H3PO4, मतलब फास्फोरस को बदलेगा किसमें, H3PO4 में। अब देखो इधर 2 में 5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 10, और फास्फोरस कैसे हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 फास्फोरस है, P2O5 कट गया है, ऑक्सीजन कट गया है, बचा क्या, 3 H2O लिखना पड़ेगा इधर, नहीं 5 H2O इधर बना था, उसमें से ही 3 प्रयोग हुआ, तो अभी भी 2 उधर बचा रहेगा, इसलिए H2O इधर नहीं लिख सकते। इधर आएंगे, कितना इसको लिखेंगे, 10, और H2O तुम्हारा 2 ही बचा रहेगा, और H3PO4 कैसे बना है, 2 बना है। ये प्रकार से इसका रिएक्शन हो गया। फास्फोरस को किस में बदलता है, H3PO4 में बदलता है। ऐसी आयोडीन वाला पढ़ना है। अब देखो तीसरा नंबर आयोडीन से क्रिया। तो
तो आयोडीन से पढ़ोगे तो आई तो अकेले कभी रहता नहीं है, I2 रहता है। इसमें देखो फास्फोरस और आयोडीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, इनको तैयार भी कर लेना। तो I2 का होगा यहाँ पे देखो, जैसे फास्फोरस का हुआ वैसे I2 का होगा, बस अम्ल में थोड़ा सा बदलाव होगा। फास्फोरस P2O5 बनाया तो I2 भी I2O5 बनाता है, हो गया। और जब इसका I2O5 जाता है जल से क्रिया करने के लिए तो ये H3PO4 नहीं बनाता है, इसका HiO3 बनता है, हाइड्रोजन आयोडेट, या कहें तो आयोडिक अम्ल, HiO3। तो यहाँ पे यही रहेगा, यहाँ क्या कर दें 2, हो गया ना, ठीक है, ये सही है। अब देखो यहाँ पे 5 का तो गुणा हो गया, बाकी सब सही है ना। 5 दूना 10 HNO3 और यहाँ फास्फोरस की कौन आएगा, I2 आएगा, एक ही I2 से काम चल गया है। अब फिर 10NO2। अब यहाँ पे देखो 5 H2O बना, उसमें से कितने H2O का प्रयोग हुआ, एक H2O का, इसलिए कितना बचेगा यहाँ पे 4 बचेगा, और बनने वाला यहाँ पे 2HiO3 हो जाएगा, नोट कर लो। अधातुओं के साथ इस तरह की क्रिया होगी। फास्फोरस और आयोडीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आयोडीन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या होता है जब HNO3 की क्रिया किससे कराते हैं, आयोडीन से कराते हैं। एक आयोडीन है और एक पोटेशियम आयोडाइड है, ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं। अब लिखो आगे नंबर बी लिखो। यह हो गया अधातुओं के हाइड्राइड, यह अधातुओं के हाइड्राइड, यह अधातुओं के हाइड्राइड, कोष्ठक में लिखना जैसे H2S को अधातु में ऑक्सीकृत कर देता है, अधातुओं के ऑक्साइड को अधातु में ऑक्सीकृत कर देता है, हो गया। तो अब देखो क्या होगा, इधर यहाँ पे अधातु का हाइड्राइड लिया जाए जैसे H2S, तो यहाँ पे हमारा सवाल बनेगा HNO3 की किससे क्रिया, H2S से क्रिया। अब जब H2S के पास नवजात ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन तुरंत इसके हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और उसको लेके भाग जाएगा, क्या बना लेगा, H2O, छूट गया सल्फर, ये अकेला रह जाएगा, दिखाई दे रहा है। तो ये अधातु का हाइड्राइड लिए थे, हाइड्राइड माने अधातुओं की हाइड्रोजन से क्रिया द्वारा जो यौगिक बनता है वो किसमें बदल गया है, अधातु में, क्योंकि ये सल्फर का हाइड्राइड था तो सल्फर में बदल गया है, दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की क्रिया हो गई, इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये तो आसानी से हो गया, इसमें गुणा भी नहीं करना है तुमको, क्योंकि ऑक्सीजन सेम है दोनों में। तो क्या बन गया 2HNO3 और प्लस क्या H2S, ऑक्सीजन कट गया, इधर 2NO2 और एक H2O और एक H2O मिलके कितना 2H2O और प्लस क्या सल्फर, तो H2S था वो किसमें बदल गया, सल्फर में बदल गया, हो गया ना। देखो जब भी यहाँ पे अधातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, जब भी अधातु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन को तुरंत ऑक्सीजन लेके भाग जाएगा, चाहे यहाँ पे कोई धातु ही क्यों न जोड़ दे। अभी पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया बता रहे तो देखना कैसे होती है, वो भी इसी प्रकार से होती है जैसे इसका हुआ है। तो लिख लो इसको पहले, तब बताएं उसको। H2S गैस है, वही वाला कारण हाइड्रोजन बंद H2O में पाया जाता है, इसलिए वो द्रव होता है, और जबकि इसमें नहीं पाया जाता है इसलिए गैस होता है ये।
होना तो उसको भी गैस ही चाहिए था, H2O को भी, लेकिन हाइड्रोजन बंध के कारण वो गैस और ये द्रव हो जाता है। अभी अगला नंबर लिखो। सी नंबर लिख लो, नंबर सी। उसको बंद करो फिर पीछे। HNO3 अम्लीय पोटेशियम आयोडाइड को HNO3 अम्लीय पोटेशियम आयोडाइड को HNO3 अम्लीय पोटेशियम आयोडाइड को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। हो गया। ये भी अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे रहा ना। देखो होता क्या है, प्रारंभ तो ऐसा ही कुछ है। सवाल पूछेगा HNO3 की अम्लीय पोटेशियम आयोडाइड से क्रिया। हो गया। तो अब होगा क्या, देखो यहां पे HNO3 है, CnO2 है, H2O है, फिर नवजात ऑक्सीजन इसने दिया। अगर अम्लीय पोटेशियम आयोडाइड हम नहीं भी बोले, ध्यान देना, केवल पोटेशियम आयोडाइड भी बोल दें तो अम्ल तो ये खुद है, होगा कि नहीं होगा? तो अम्ल तो इसको खुद मिल जाने वाला है। तो अम्लीय पोटेशियम आयोडाइड ले चाहे ना ले, बात एक ही हो, लेकिन फंसाने के लिए तुमको बोल सकता है कि अम्लीय पोटेशियम आयोडाइड। अम्लीय लिया चाहे नहीं लिया, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि अम्लीय लिया तो अम्ल उसके साथ आएगा, और अम्लीय नहीं लिया तो अम्ल उसको आने के बाद मिल जाएगा, क्योंकि ये भी तो अम्ल ही है। ठीक है। तो अब होता क्या है, पोटेशियम आयोडाइड आता है, पोटेशियम आयोडाइड। अब जैसे देखो अभी H2S था तो नवजात ऑक्सीजन ने किस पर अटैक किया था, हाइड्रोजन पर, अर्थात धनावेश पर अटैक किया था ना। वैसा ही कुछ यहाँ भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सल्फर रिडाइन बनाता है, यहाँ पर रिडाइन बना रहा है, आयोडीन रिडाइन बना रहा है ना। तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, पोटेशियम के ऊपर। और जब पोटेशियम से अटैक करने के लिए जाएगा तो K बनाता है प्लस, और ये अपने खुद क्या बनाता है, 2 माइनस। तो जब ये प्लस और 2 माइनस जुड़ेगा तो इसका 2 इसके नीचे लिखोगे, तिरछा लिखते ना, और इसका वाला जो एक है वो किसके नीचे लिखोगे, ऑक्सीजन के नीचे। तो ये जुड़ के क्या बनाने वाला है, जो वहां पे H2O बनाया था वो यहाँ पे क्या बनाएगा, K2O। उस बार सल्फर अलग बचा था, इस बार कौन अलग बचेगा, आयोडीन अलग बचेगा। तो क्या आयोडीन कभी अकेले रहता है, नहीं रहता। किस रूप में रहता है, I2 के रूप में। 2 हो गया, ये दिखाई दे रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है वही चीज जो इसमें हुआ था, बस इसमें सल्फर अकेले रह सकता था इसलिए सल्फर अकेले रुक गया, आयोडीन अकेले नहीं रह सकता है इसलिए I2 बना लिया। और वैसे भी वहां पे H2S था, दोनों हाइड्रोजन एक ही बार में मिल गए थे, यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा हमें। 2 पोटेशियम हुआ तो 2 आयोडीन भी तो हुए, और 2 आयोडीन जैसे ही मिलते हैं क्या बना लेते हैं, I2 बना लेते हैं। अभी क्रिया यहीं पे नहीं रुकने वाली है। ये K2O एक कैसा ऑक्साइड है, K2O एक कैसा ऑक्साइड है। अभी कल एक रासायनिक क्रिया पढ़े थे, कल या परसों एक रासायनिक क्रिया तुमको पढ़ाए थे, अम्लीय प्रकृति, जाके चेक करो। कुछ पढ़ाए थे इसको, क्या पढ़ाए थे, NaNO3 प्लस क्या पढ़ाए थे ना। ये Na2O क्या था, धातु का ऑक्साइड अर्थात क्षारीय ऑक्साइड था ना, और क्षारीय ऑक्साइड है इसलिए अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। समझ गए। अब देखो पोटेशियम भी तो इसी के घर में रहता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम सब एक ही घर में तो रहते हैं, अर्थात एक ही वर्ग में तो रहते हैं।
इसकी क्षारीयता जो है इससे भी ज्यादा है। तो जब ये HNO3 से क्रिया कर सकता है तो ये नहीं करेगा, तुरंत करेगा, क्योंकि धातु का ऑक्साइड है और धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और जैसे ही उनको अम्ल मिला तुरंत अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। इसलिए यहाँ पे अम्लीय की बात की गई है। तो हमने कहा अम्लीय लाव क्या है, मतलब अम्ल तो उसको मिलने ही वाला है। तो अम्ल कौन मिल रहा है यहाँ पे, HNO3 मिल जा रहा है, इसलिए अलग से अम्ल लाने की जरूरत हमको नहीं है। तो HNO3 लिखो और ये जो K2O बना है वो इसी से क्रिया कर लेगा, स्वतंत्र नहीं रह सकता। ध्यान देना, ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम क्षारीय ऑक्साइड को लेके चले जाओ, अम्ल में मिला दो और वो स्वतंत्र रहे। ये प्रक्रिया क्षण भर में हो जाती है, मिलाए नहीं कि लवण और जल बना नहीं। मतलब जैसे ही K2O बनेगा तुरंत K2O किससे क्रिया कर लेगा, HNO3 से। टाइम नहीं लगेगा। हम पढ़ चुके हैं अति तीव्र अभिक्रिया में, इसको उदाहरण में, रासायनिक बल गतिकी में अति तीव्र में इसको उदाहरण पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, उदासीनीकरण और अवक्षेपण की क्रिया है। तो ये अम्ल क्षार की क्रिया से लवण और जल का बनना क्या कहलाता है, उदासीनीकरण ही कहलाता था। पलक झपकते ये हो जाएगी। ध्यान दिए रहना, क्या बनाएगा यहाँ पे KNO3, उसने NaNO3 बनाया था ना, ये क्या बनाएगा KNO3 और किसको छोड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो H2O छूट गया। अब बनने वाला क्या है, बराबर है सब जगह, हाँ ठीक है बराबर है, जोड़ा जाए सीधे सीधे। 2 HNO3 यहाँ पे, एक यहाँ प्रयोग हुआ, कितना हो गया 3 HNO3 है। ये वाला नहीं संतुलित है, अच्छा यहाँ पे 2 करना होगा, तब यहाँ भी 2 करना होगा, ठीक है सही सही है। तब तो कितना हो गया जी, 4 हो गया। और ये 2 पोटेशियम आयोडाइड हो गया। क्या K2O भी बचेगा, K2O बचेगा, नहीं बचेगा। इधर भी है तो इधर भी है ना, कट जाएगा, खत्म। ऑक्सीजन बचेगा, नहीं बचेगा, खत्म। क्या हुआ 2NO2 और उसके बाद H2O का बना जी, एक ऊपर एक नीचे, कितना H2O 2H2O और उसके बाद 2KNO3 और प्लस क्या I2। तो फाइनली हमको क्या जानना था, किसको किस में बदल रहा है, पोटेशियम आयोडाइड को किस में बदल रहा है, I2 में बदल रहा है। जैसे H2S को यस में बदला था, क्योंकि H2S में यस अकेले रह सकता था, वैसे ही पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में बदला, I अकेले रह नहीं सकता था, इसलिए किस रूप में रहता है, I2 के रूप में रहता है। अंतर क्या हुआ, वहां पे H2O बन गया था, तो इसलिए अगली अभिक्रिया नहीं पढ़नी पड़ी। यहाँ पे कोई धातु आ गई तो धातु का ऑक्साइड बन गया। अब धातु के ऑक्साइड के बारे में, जैसे वहां अम्ल के ऑक्साइड में हमने बताया कि वो उसके जल का प्रयोग करके अपना अम्ल बना लेता है, वैसे अगर कोई धातु का ऑक्साइड यहाँ बन गया तो तुरंत ही वो अम्ल से ही क्रिया करके क्या बना लेगा, लवण और जल बना लेगा। चाहे यहाँ पे पोटेशियम लेते, चाहे यहाँ पे सोडियम लेते, बात एक ही होती। चाहे यहाँ पे मैग्नीशियम ले लेते, तब भी बात वही होती। यहाँ पे मैग्नीशियम आयोडाइड ले लेते हैं ना, MgI, तब भी यहाँ पे Mg2O बनता या MgO बनता, और MgO धात्विक ऑक्साइड होने के कारण तुरंत किससे क्रिया कर लेता, HNO3 से, और अपना नाइट्रेट बना लेता और H2O बाहर कर देता। समझ गए। तो यहाँ पे कोई भी धातु लगा दो, क्रिया वही होगी, बदलाव नहीं होने वाला है। लेकिन साधारण रूप से पोटेशियम आयोडाइड को ही हमेशा पूछा जाता है, अन्य किसी के साथ नहीं पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे इसी को लिखवा दिया है। नोट कर लो, बाकी चीजें कल होंगी। अब खत्म हो चुका है, बस एक धातु में जिंक के साथ ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बचा हुआ है, क्योंकि जो जिंक होता है 3 प्रकार से क्रिया करता है इससे, एक बार अतितनु, एक बार तनु और एक बार तांड, और तीनों जगह पे अलग अलग क्रिया होती है। बस वही पढ़ना है, वो पूछा जाता है। अगर तुमसे एक ही, जैसे मान लो 3 नंबर में बनाने को पूछ लिया योगी और एक ही रिएक्शन पूछना चाहता है, तो सीधा सीधा पूछ लेगा क्या होता है जब जिंक की क्रिया अतितनु HNO3 और सांद्र HNO3 से कराते हैं। मतलब है 2 चीज उसमें भी, लेकिन एक ही से पूछा ना जिंक के साथ, तो दोनों लिखना पड़ेगा तुम्हें। होती तो 3 चीजें हैं, तीनों पढ़ाएंगे, 2 तुमको कोई तैयार कर लेना है। तैयार तो तीनों करना होगा, पता थोड़ी ना कौन सा तो पूछेगा। चलिए चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑक्सीजन परिवार में। ऑक्सीजन परिवार में तो मान लो और फायदा है, क्योंकि उसमें प्रमुख यौगिक एक ही था H2SO4, वो निकाल दिया है, खत्म का। तो ऑक्सीजन परिवार से ज्यादा कुछ बचा नहीं है। और इसके बाद हाइड्रोजन परिवार बचता है। ऑक्सीजन मान के चलो 5-6 दिन में खत्म कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई यौगिक ही नहीं पढ़ना है। एक ही यौगिक था H2SO4, वो भी
नहीं पढ़ना है।